सबसे पहले एनसीईआरटी का चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले देखिए एक जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मार्टिन एच फिशर, वो क्या बोले हैं कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस, मतलब आप जो भी चीज जान रहे हैं सब चीज वो जरूरी है वो साइंस है। समझे? जैसे हम बोल रहे हैं कि आपको माता पिता का इज्जत करना चाहिए, तो ये सही बात है, सबको करना चाहिए, लेकिन ये साइंस नहीं है। उसी तरह जो भी हम फैक्ट्स बोल रहे हैं, जो सही बात बोलते हैं, वो साइंस नहीं होता है। जैसे अगर आप डिक्शनरी में आप पूरा वर्ड मीनिंग आप अच्छा से याद कर लिए, तो इसका मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश सीख गए। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। अगर जिसका ग्रामर बेस्ट है, वर्ड पावर मजबूत है, तो वो इंग्लिश बोल लेता है। उसी तरह ये बोला कि बच्चा को अगर लग रहा है कि मैं पूरा वर्ड मीनिंग याद कर लूंगा, तो मतलब वर्ड मीनिंग याद कर कर मैं पूरा इंग्लिश नहीं बोल सकता। उसी तरह आप कुछ कुछ फैक्ट जान लीजिएगा। अब फैक्ट जानकर आप सोचिएगा मैं पूरा साइंस जान लूं, तो नहीं। साइंस में कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज रहता है, उसको आपको समझना है। सिर्फ फैक्ट को रट्टा मारकर रट कर आप साइंस नहीं समझ सकते। तो रटंत जो है वो साइंस नहीं है। साइंस मतलब कॉन्सेप्चुअल, आपको वहां पर समझना पड़ेगा। वही बात बोल रहा है कि अगर आप फैक्ट समझ रहे हैं तो वो साइंस नहीं है। साइंस में कॉन्सेप्चुअल चीज आता है। और अगर आप वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं तो वो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश में ग्रामर आता है। कौन बोला था? मार्टिन एच फिशर। अब हम ये बस शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन था, हम दे दिए। अब यहां पर मेन चैप्टर स्टार्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? नया चीज बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, बोलेंगे हाँ। ऑक्सीजन भी एक गैस है, और दोनों मिलता है तो बन जाता है पानी। अब पानी क्या है? लिक्विड। तो तुम देख रहा है गैस गैस मिलकर लिक्विड बन गया, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इसी को अगर हम सिंबल में लिख रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन है। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या है। सबसे पहले बोल रहा है क्या? अगर आप दूध को, मिल्क को रख देते हैं गर्मी के टाइम में, गर्मी के समय में दूध को अगर आप फ्रिज में नहीं रख रहे हैं तो दूध क्या होता है? फट जाता है। तो ये दूध जो फट रहा है, ये प्रक्रिया केमिकल रिएक्शन है। बोल रहे घर में होता है, केमिकल रिएक्शन है। आयरन को अगर मान लो कोई गेट है, गेट को अगर हम बाहर छोड़ दे रहे हैं, गेट में क्या हो रहा है? गेट में कुछ समय के बाद जंग लग जा रहा है, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। वो रिएक्शन कर दे रहा है इसलिए जंग लग जा रहा है। अगर हम अंगूर को छोड़ देते हैं तो अंगूर समझो कुछ देर में सड़ जाता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। चौथा बात क्या बोल रहा है कि अगर आप खाना को बना रहे हैं तो खाना बनाना भी एक केमिकल रिएक्शन है। पांचवा बात हो गया, जो भी खाना हम अपने शरीर में डाइजेस्ट करते हैं, मानिए हम खाना खाएं, मेरे शरीर में डाइजेशन हुआ, ये भी केमिकल रिएक्शन है। मतलब तुम देख रहा है साइंस में हर जगह जो भी तुम डे टू डे लाइफ कर रहे हो, ऑल आर केमिकल रिएक्शन। हम जो सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है, यहां समझना। ब्रीदिंग क्या होता है? ये तुम बायो में भी पढ़ लिया होगा पहला चैप्टर में। एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल मतलब सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। जैसे देखो हम सांस लिए, सांस छोड़े, ये ब्रीदिंग है, सांस लेना। और रेस्पिरेशन क्या होता है? एक तरह का वैसा ब्रीदिंग, वैसा हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जिसमें वो सांस मतलब समझो मेरे हम बाहर से क्या लिए? एयर, सांस लिए, वो अंदर गया, जो भी तुम खाना खाया उस खाना को वो तोड़ा, और तोड़कर वो खाना से हमको एनर्जी मिला, क्योंकि खाना खा रहे तो एनर्जी मिल रहा है। मतलब सांस लेना, वो सांस से खाना टूटा, खाना समझो खाना से एनर्जी निकला, उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसा ब्रीदिंग है जिसमें हम लोग को साथ में एनर्जी भी निकलता है, ये बात समझना। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल है, बस सांस लेना छोड़ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ब्रीदिंग है। और रेस्पिरेशन सांस लेना अलोंग विथ एनर्जी, एनर्जी के साथ। ब्रीदिंग में अगर बात करें तो ये लंग्स में होता है। जो तुम्हारा शरीर में लंग्स है, लंग्स समझो सांस लेता छोड़ता है, लेकिन जो एनर्जी बन रहा है वो लंग्स नहीं करता, वो सेल में होता है। जो हम लोग का बॉडी का सबसे छोटा चीज है सेल, सेल में होता है। यहाँ एनर्जी नहीं चाहिए, अब बायो में हमेशा एनर्जी रहता है, तो एटीपी के फॉर्म में रहता है, ये चीज है। तो यही हम बता दिए। तो जो तुम समझो तुम्हारे शरीर में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब तुम्हारे शरीर में खाना खाकर जो एनर्जी भी निकल रहा है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो तुम देख रहा है मोटा मोटी की डे टू डे लाइफ में दूध का फटना केमिकल रिएक्शन, आयरन का समझो कि रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, केमिकल रिएक्शन, किसी फल वल का सड़ जाना, सब्जी का महक जाना, केमिकल रिएक्शन। जो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने कर समझो उसमें से एनर्जी निकल रहा है, केमिकल रिएक्शन। खाना जो मम्मी बना रही है वो भी केमिकल रिएक्शन है। ये सब केमिकल रिएक्शन है। एनसीईआरटी ये बात बोला है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर रखो, एग्जाम में A to Z सवाल बन जाएगा। उसके बाद लिख रहा है कि जैसे तुम 9th क्लास में था तो तुम फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ लिया है। हाँ पढ़ लिया है। फिजिकल चेंज जिसको वापस ला सकते हैं, जैसे मानो हम वाटर लिए, वाटर को फ्रिज में रख दिए तो वाटर से क्या हो गया? बर्फ बन गया। तो ये एक फिजिकल है, फिजिकल है, क्योंकि बर्फ बना फिर उसको बाहर निकाल देगा, फिर से पानी आ जाएगा पिघल कर, तो वो हम वापस आ सकता है। लेकिन मानो अगर
कागज है, कागज को हम जला दिए, तो अब जो जल गया कागज वो थोड़ी वापस आएगा। जो परमानेंट होता है, एक बार चल गया वापस नहीं आ सकता, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। और जिसको रिवर्स कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। बात समझो। जहां अब काम का बात बता रहे हैं, जहां भी केमिकल चेंज होता है, जहां भी केमिकल चेंज होता है, मतलब जो वापस नहीं आ सकता है, वहां केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, समझ गया। यही सब बात यहां लिखा हुआ था। ये पूरा आपका एक्टिविटी 1.1 के पहले तक था। अब हम इसके आगे जाते हैं। अब एक्टिविटी 1.1 जो है, क्योंकि देखिए हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हम पहले ही बताए थे, सिर्फ फैक्ट्स जानना। हम तुमको बोल रहे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ये साइंस थोड़ी है। साइंस का मतलब होता है कि आप एक्टिविटी कितना कर रहे हैं। आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा तो आप साइंस क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पहला एक्सपेरिमेंट आ गया, एक्टिविटी 1.1। बहुत बड़ा बोर्ड के पेपर दीजिएगा। बोर्ड के पेपर में क्या होगा ना कि सिंपल आपको आजकल जो केस बेस्ड आता है सवाल, ये बस आपको पिक्चर दे देगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देगा। अब आपको उस पिक्चर को देखकर वहां से इंफॉर्मेशन को निकालना है। क्योंकि हमने भी 2019 में एग्जाम दिया, मेरे टाइम सिंपल आता था कि मैग्नीशियम रिबन को जला दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर अब बोर्ड का लेवल उठ रहा है, तो वो क्या करता है, अब ऐसे सवाल नहीं देता, अब लिखता है कि एक कंपाउंड एक्स है, ठीक ना, उसमें व्हाइट डेजलिंग लाइट आता है, ऐसे करके सवाल देगा। तुमको समझना पड़ेगा व्हाइट डेजलिंग लाइट मतलब मैग्नीशियम रिबन। वो भी नहीं देगा, बस ये पिक्चर दे देगा, कहानी बना देगा कि तुम अपना नानी घर गया, ये गया, वो गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, वहां तुमको एक कागज मिला, कागज में ऐसा पिक्चर मिला। तुम्हें पिक्चर को देख के क्या समझ रहा है, मतलब तुमको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग। और उस दिमाग को इस पिक्चर को देख के तुम क्या समझा, तो ये एक्टिविटी हम समझाते हैं, फिर इस पिक्चर को समझाते हैं। एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रिबन। यहाँ मेनली बोलना चाहता है कि मैग्नीशियम रिबन है Mg, अगर इसको बर्न करते हैं, बर्न मतलब कोई भी चीज अगर जलता है ना तो ऑक्सीजन रहता है तभी जलता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। तो मैग्नीशियम अगर बर्न कर रहे हैं मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, MgO। समझा, यही व्हाइट डेजलिंग लाइट होता है। वही एक्सपेरिमेंट में दिया, तुम यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ हाईलाइट किए मैग्नीशियम रिबन। तुम बोलेगा वो मैग्नीशियम रिबन हमको टीचर पढ़ाया था, व्हाइट डेजलिंग लाइट मैग्नीशियम, तुम वहां पे एग्जाम में तुरंत वहां से डेटा निकाल देगा। मैग्नीशियम यहाँ से आ गया, मैग्नीशियम। तुम देख रहा है कि देखिए ये यहाँ जल रहा है, वो टोंग्स में जल रहा है, तो तुम समझ गया मैग्नीशियम जल रहा है, मतलब जलता है कोई ऑक्सीजन में, मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, ये तुम समझ गया। और तुम देखा यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो तुम देखा कि अरे ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये व्हाइट डेजलिंग लाइट। मतलब तुमको पिक्चर से डेटा निकालना है, हम कुछ नहीं दिए, बस ये पिक्चर दिए, पिक्चर में तुम देखा अरे ये मैग्नीशियम रिबन है, मतलब रिएक्शन Mg। ओ ये जल रहा है, मतलब रिएक्ट किया O2 से, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बस ये पिक्चर से तुमको डेटा निकालना है, ये बात तुम समझ जाओ। ठीक है, अब हम बात बोलते हैं कि अब कॉन्सेप्चुअल रहना पड़ेगा, तभी पेपर हिलेगा, क्योंकि अब रटंत वाला काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्चुअल आना पड़ेगा। तो बस यह बात बोल रहा है कि 3 से 4 सेंटीमीटर एक मैग्नीशियम, इससे बड़ा एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। अब पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम नहीं, इसलिए हम इसमें हाईलाइट कर जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम तुमको बता दे रहे हैं कि 3 से 4 सेंटीमीटर तुम लो मैग्नीशियम रिबन, उसको तुम ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे तो वाच ग्लास में लोगे। आगे क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ना है। ये एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.1 में इतना ही दिया कि बस मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसको बर्न कीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये बस बोल रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है। डिटेल कहाँ आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। थोड़ा सा हम आगे और जाते हैं। बोल रहे ना कि मैग्नीशियम रिबन होता है, कैसा लाइट निकलता है, जब भी मैग्नीशियम को बर्न करते हैं कैसा लाइट निकलता है, व्हाइट डेजलिंग लाइट निकलता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए एक्टिविटी 1.2 बोल रहा है, अगर आप लीड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल 3, PbNO3 का होल 2, सॉरी PbNO3 का होल 2, अगर उसको रिएक्ट कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड से, Ki से, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये कहाँ पढ़ना है, आगे पढ़ना है, सब आगे पढ़ना है। बस ये बोल रहा है कि ये एक्टिविटी 1.2 भी आपको पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन में है। एनसीईआरटी बहुत एक बात में समझो, बहुत गड़ा बात बोल देता है। फिर एक्टिविटी 1.3 में क्या बोल रहा है, जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है बुरादा। क्यों लेते हैं बुरादा, ये भी बात पूछता है। सरफेस एरिया बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए सर, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। समझो, हम बोलना चाहते हैं कि तुम मानो ढेला वाला मिश्री लो और उसको तुम पानी में मिलाओ, मिलने में बहुत समय लगेगा, मिलेगा भी नहीं पूरा, लेकिन तुम जितना समझो तुम्हारा चीनी पतला है, उसका सरफेस एरिया उतना बढ़ गया, आराम से समझो पानी में घुल जाएगा। अगर मोटा चीनी है तो उसको घुलने में समय लगेगा, एकदम पतला चीनी लो बालू जैसा, तुरंत घुल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका पार्टिकल पहले से बहुत छोटा है। तो वही बोल रहा चाहते कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो अगर हम जिंक मेटल को रिएक्शन कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं जल्दी रिएक्शन होगा। लेकिन अगर तुम जिंक ग्रैन्यूल्स को कराओगे तो जिंक ग्रैन्यूल्स सरफेस एरिया बढ़ गया,
तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। पूछता है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जिंक के ग्रैन्यूल्स में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि सर सरफेस एरिया बढ़ गया। बस ये भी तुमको आगे पढ़ना है, सब आगे आएगा। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है बस। उसके बाद अगर हम लोग देखें, हम लोग तो बोल रहा है कि देखो यहां पर तुमको लिख रहा है कि क्या क्या चीज से डिटरमाइन तुम कर सकते हो। डिटरमाइन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या चीज खासियत है। जैसे हम बोल रहे हैं कि फल सड़ जा रहा है, खाना बन गया, आपको कैसे पता चल गया केमिकल रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन पहचानने का 5 तरीका है। इस चैप्टर में जानते हो सबसे बड़ा क्या है? 5 जो पांडव होता है उसमें समझो चैप्टर खत्म। तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना है 5 और टाइप्स भी पढ़ना है 5, सब 5 ही है। बस इस चैप्टर का सबसे बड़ा मूल मंत्र बता रहे हैं, बस 5। ठीक है, तो अब यहाँ तुम ध्यान देना कि अगर हम पूछ रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो 5 होता है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, बोलोगे सर प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। लिख देते हैं, प्रिसिपिटेट का मतलब होता है सर इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब वैसा चीज जो पानी में घुलता ही नहीं है। जैसे तुम बालू लेकर आओ, बालू को तुम पानी में डाल दो, नहीं घुलेगा। कितना भी हम बोलेंगे बालू को घुला दो पानी में, बालू थोड़ी पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो वही हो गया प्रिसिपिटेट। आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? बालू को पानी में घुलाओ, सर नहीं घुलेगा, सब जानता है। पर उसी को देखो यहाँ केमिस्ट्री के भाषा में उसी को प्रिसिपिटेट बोलते हैं, बालू को। जो चीज नहीं घुलता है, जो चीज नहीं घुलता है उसी को प्रिसिपिटेट बोलते हैं। बस बात खत्म। अब ना बस टर्म समझना है। तो प्रिसिपिटेट, अगर कहीं भी हम कोई चीज कर रहे हैं, अगर हमको प्रिसिपिटेट बन जाए, नहीं घुल रहा है, मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर हमको स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अगर हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कलर चेंज हो जा रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे मम्मी खाना बना रही है तो वो है ना केमिकल रिएक्शन। क्यों? जब भी खाना बनता है सर सीटी निकलता है, सीटी का मतलब गैस निकल रहा है। और गैस कभी भी निकलेगा, पानी गर्म कर रहे हैं, पानी बॉईल कर रहा है, गैस निकलेगा, केमिकल रिएक्शन है। और टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जैसे मानो तुमको चींटी काट दिया, चींटी काटा कलर चेंज हो जाता है, मच्छर काटा कलर चेंज हो जा रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है शरीर में। उसके बाद और क्या हो रहा है? सब टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार लगा, टेम्परेचर बढ़ गया, केमिकल रिएक्शन हुआ है शरीर में। तब तो तुम दवाई खाते हो तो केमिकल रिएक्शन करके समझो तुम्हारा बीमारी को ठीक कर देता है। तो तुम याद रखना, प्रिसिपिटेट बनना, केमिकल रिएक्शन, ये पहचानने का तरीका है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज और स्टेट चेंज। बस यही 5 चीज है। अब हम यही एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब आ रहा है केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल रिएक्शन तो समझ गए सर, केमिकल रिएक्शन तो हम समझ गए, नया सब्सटेंस बनना, न्यू चीज बनना, न्यू सब्सटेंस बनना, न्यू सब्सटेंस बनना, ये तो बच्चा समझ गया। तो केमिकल इक्वेशन में क्या है? तो केमिकल इक्वेशन में भी नया सब्सटेंस बनता है, इसमें भी यही चीज होता है। तो सर आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो मेरा नाम है गौरव पाठक, हम पूरा नाम लिख रहे हैं गौरव, GAURAV, पाठक PATHAK। अगर फुल नेम लिखते हैं, फुल नेम, तो इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो G से गौरव और P से पाठक, शॉर्ट में लिखे GP। तो ये जो शॉर्ट लिखे शॉर्ट, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बस केमिकल इक्वेशन मतलब सिंबल में लिख देना, सिंबल में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। बस याद रखना। जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है सर, हम लोग फुल नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फुल नेम लिखते हैं। जैसे तुम देखो यहाँ पर हम एक समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। फुल नेम कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो फुल लिखे हाइड्रोजन, HYDROGEN हाइड्रोजन, फुल नेम लिखे। ऑक्सीजन फुल नेम लिखे OXYGEN ऑक्सीजन। अब मिलकर क्या बना? पानी, फुल नेम लिखे WATER। ठीक है, ये गधा मजदूरी कर रहे हैं, फुल नेम लिख रहे हैं, फुल नेम। तो इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन चैप्टर का नाम यही है। और केमिकल इक्वेशन का मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं बस। हाइड्रोजन को लिख दो शॉर्ट में H2, ऑक्सीजन को लिख दो शॉर्ट में O2, पानी को लिख दो शॉर्ट में H2O। तो इसी को क्या बोले? केमिकल इक्वेशन बोले। तो इसी तरह अगर आप ये फुल नेम लिख रहे हैं तो ये केमिकल रिएक्शन है। सिंपल में अगर आप लिख रहे हैं तो ये केमिकल इक्वेशन है। सिंपल में अगर आप लिख रहे हैं Mg+O2 मतलब सिंपल में लिख रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन है। फुल नेम लिख रहे हैं केमिकल रिएक्शन है, सिंपल में लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन। चलो अब आ रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बस बाकी उतना एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना, वो सब फालतू चीज। बोले मेन जो एनसीईआरटी पढ़ना वो पूरा हाईलाइट करके लाए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पर अगर तुम्हारा कमांड रहेगा, बोर्ड में कितना भी भारी क्यों ना सवाल दे,
यही देगा, यही सिलेबस है एनसीईआरटी, इसी से घुमा के देगा, पिक्चर से देगा, केस बेस्ड देगा, ऐसे सब रीजन देगा, बना लोगे। एनसीईआरटी पर कमांड करो, बस ये जानो। यहाँ तो बड़ा बड़ा जब एग्जाम बीपीएससी यूपीएससी भी देता है, वहां भी एनसीईआरटी पढ़ना रहता है। एनसीईआरटी पे जो कमांड है, अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, पेपर बन जाता है आराम से। अब आ रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी चीज बैलेंस करने के लिए सबसे पहले बैलेंस अगर करना है तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। बैलेंस का मतलब होता है सर कि इधर होता है सर रिएक्टेंट, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मिलके पानी बन गया H2O। तो एरो के जिधर एरो लगा हुआ है, एरो उधर होता है सर प्रोडक्ट, उधर होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जिधर एरो नहीं लगा हुआ है उधर होता है रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होता है, ये बात क्लियर रखना। रिएक्टेंट मतलब ये हो गया LHS, प्रोडक्ट ये हो गया RHS। LHS और RHS दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम अगर है, इसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंस करना। तो क्यों बैलेंस करते हैं? क्वेश्चन पूछ दिया वाई बैलेंस, वाई क्वेश्चन तुमसे पूछा वाई बैलेंस, क्यों आखिर बैलेंस कर रहे हैं, इतना क्यों भाई दिमाग लगा रहे हैं बैलेंस करने के लिए? तो याद रखना, बैलेंस हम लोग करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। किस लिए करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, मास के कंजर्वेशन के लिए। तुम 9th में पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो हमको LHS साइड RHS साइड मास हमेशा सेम रहता है, क्योंकि सिस्टम में मास हमेशा सेम रहता है, सो इसलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। एग्जाम में आ गया व्हाई वी बैलेंस, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए बैलेंस का मतलब क्या होता है? LHS साइड RHS साइड नंबर ऑफ एटम सेम रहे, LHS साइड और RHS साइड नंबर ऑफ एटम सेम रहे, ये पहला बात याद रखना। बैलेंस का मतलब क्यों बैलेंस करते हैं? तो कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए करते हैं, ये दूसरा बात याद रखना। तीसरा कैसे बैलेंस होता है? सबसे पहले मेटल को पकड़ के बैलेंस कर दो, दूसरा नॉन मेटल को पकड़ के बैलेंस कर दो, तीसरा ऑक्सीजन को पकड़ के बैलेंस करो, चौथा हाइड्रोजन को पकड़ के बैलेंस करो। इस पर भी हम वीडियो लाएंगे प्रैक्टिस सेशन में, प्रैक्टिस चलेगा, अभी बस एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन निकल रहा है। चलो अब आगे आते हैं, यही सब चीजें, बाकी एनसीईआरटी में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सब चीज लिखा हुआ है। तो एक एक लाइन आप पढ़िएगा भाई, तो आपका टाइम जा रहा है, समझे? बस एनसीईआरटी को ना आसान करके हम आपके भाषा, हम बस आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, उसको हम आसान करके आपको दे रहे हैं। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको दम करके जाना है, बोर्ड में हमेशा पूछता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस। ये आप जब बायो पढ़िएगा ना, तो बायो में पहला चैप्टर पढ़िएगा लाइफ प्रोसेस, वहां भी ये रिएक्शन है, समझिए, वहां भी आपको रिएक्शन है, बायो में भी पहला चैप्टर, केमिस्ट्री में भी पहला चैप्टर, दोनों में ये रिएक्शन है। तो समझिए दोनों में साइंस का 3 ब्रांच है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सोचिए बायो और केमिस्ट्री दोनों में पहला चैप्टर में रिएक्शन है। एग्जाम में ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू है, यही 20% सिलेबस है जो आ जाता है एग्जाम में। तो बस ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि प्लांट लेता है CO2, फिर वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, वाटर बनाता है। आपको इसको बैलेंस में याद रखना है कि CO2 का गैस पहले 6 लगता है, पानी 12 होता है, यहाँ ग्लूकोज में कोई छेड़खानी नहीं करना, ऑक्सीजन में 6 लगता है और यहाँ भी 6 लगता है, बस ऑक्सीजन में 6, पानी में 6, वाटर में 12 और CO2 में 6। हम तो बोलते हैं इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, आपको पता होना चाहिए। इधर आपका रिएक्टेंट साइड में आपका 6 CO2, 12 H2O, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट साइड 6 O2 और 6 H2O होता है। ग्लूकोज में कोई छेड़खानी नहीं करते, इसमें हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करते, ठीक ना? चलिए याद रखिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया जाता। अरे हो नहीं यार, चलो इसमें कोई छेड़खानी नहीं होता, ठीक, नहीं काम कर रहा है। अब आगे आते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन एक सिंपल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को कभी भी रिएक्शन करने से पहले उसे साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है सर? इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। सिंपल इसका आंसर लिखिएगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना होता है सर। क्या होता है? बना होता है। तो इसलिए उसको ऑक्साइड उसमें से हटाने के लिए, ये ऑक्साइड जो है, ये ऑक्साइड को हटाने के लिए हम लोग उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं? सैंड पेपर से। हाँ, क्लीन किससे करते हैं? सैंड पेपर से। ये बात क्लियर है। चलो अब आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बोले ना, यहाँ समझिए कि पहला चैप्टर है, बिल्कुल पांडव जैसा है, 5 चीज आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का टाइप कितना होता है? 5 टाइप होता है। पहला अगर बात करें तो पहला आपका हो गया सर कम्बिनेशन। पहला कौन क्या हो गया सर? कम्बिनेशन, याद रखिएगा। कम्बिनेशन। दूसरा अगर बात करें तो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। तीसरा अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट। चौथा अगर बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवा अगर बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। और यहीं से आपको सवाल आएगा, दम आएगा मुझे एग्जाम में 3 नंबर, यहाँ से दम कोई रोकने वाला नहीं है, दम आता है। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सर, पहला टाइप आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग को देखना है मैग्नीशियम रिबन वाला। हम आपको सिंपल बताया था कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है, मतलब मैग्नीशियम को जब वही जो पिक्चर में दिया था मैग्नीशियम को बर्न, यही वाला मैग्नीशियम को क्या किए थे हम, बर्न किए थे। यहाँ पिक्चर दिया था ना, ये देखिए, हाँ ये वाला, कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, यही चीज़ है यहाँ। तो यही चीज़ यहाँ है, समझना। पहले ही पढ़ा दिया, बोले ना एनसीईआरटी इधर उधर पढ़ाया था, लेकिन मेरे को सीक्वेंस से पढ़ा था, यहाँ आपको पढ़ना था लेकिन वो पहले ही पढ़ा दिया था, ऊपर बता दिया था, वो ना बोल देता सब बात, बस उस गहराई को आपको समझना है। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है, मतलब बर्न किए Mg+O2, तो क्या मिलकर बनता है सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। अब इसका क्या क्या बात है याद रखिएगा। पहला बात है सर, इसका व्हाइट डेजलिंग लाइट होता है, इसका क्या होता है सर, इसी का व्हाइट डेजलिंग लाइट होता है, व्हाइट डेजलिंग लाइट होता है, पहला बात। दूसरा बात अगर बात बोलेंगे याद रखिएगा, जितना भी सर कम्बिनेशन रिएक्शन है, जितना भी कम्बिनेशन रिएक्शन है वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट रिलीज करता है। तीसरा अवे फ्रॉम आई, आंख से दूर रखते हैं, अवे फ्रॉम आई, आंख से दूर रख के रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक है इसलिए। चौथा बात अगर हम लोग याद रखें तो इसको भाई मतलब सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है, सैंड पेपर से सर क्लीन किया जाता है, सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है, क्योंकि पहले से इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ रहता है। ये सब बात आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए दूसरा अगर रिएक्शन बताए क्विक लाइम, क्विक लाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं, जो सीमेंट है ना समझो व्हाइट सीमेंट, उसी का नाम है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। अरे यार ये कहाँ है, इसमें क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, याद रखना। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब आप व्हाइट सीमेंट लाए, व्हाइट सीमेंट में आप पानी डाल दीजिए, आपको बन जाएगा स्लेक्ड लाइम, मतलब आपको बन जाएगा समझिए वही पेंट जैसा बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। व्हाइट सीमेंट है, जिससे घर को पेंट किया जाता है, पेंट करने से पहले को व्हाइट सीमेंट किया जाता है, तो वही बोले व्हाइट सीमेंट है, मतलब उसमें समझिए कि हम पानी डाल दिए, पानी डालते समझिए वो बिल्कुल पेंट जैसा, व्हाइट पेंट जैसा हो गया, जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं सर, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। और हीट रिलीज होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगा ही, बस ये याद रखना। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है सर, सिंगल प्रोडक्ट बनना, सिंगल प्रोडक्ट, तुम ध्यान देना, ये मिला सर एक, ये मिला एक, दो मिलकर एक बन जाना, दो मिलकर एक बन जाना, यही हो गया तुम्हारा, यही हो गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब सर सिंगल प्रोडक्ट, क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट बनना, ठीक ना, याद रखना। यहाँ डायरेक्ट लिख रहा है देखो, सिंगल प्रोडक्ट बनना फॉर्म्ड होता है दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये वाला याद रखना। अब देखो इसको पूरा एक हम कहानी के थ्रू समझाते हैं। देखो समझो कि क्या हुआ कि हम व्हाइट सीमेंट लेकर आए, व्हाइट सीमेंट मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, हम उसमें पानी डाल दिए H2O, ठीक है, क्या बन गया, सिलेक्ट लाइम बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिलेक्ट लाइम क्या होता है, पहले चमकता नहीं है, कुछ दिन तक नहीं चमकता है, तो 2 से 3 दिन के बाद वो चमकना स्टार्ट हो जाता है। क्यों चमकना स्टार्ट होता है सर, ये फिर गया, ये रिएक्शन किया, किससे रिएक्शन किया सर, जो भी बाहर हम लोग CO2 छोड़ रहे हैं, या जो भी इम्बॉडेंट में CO2 है, CO2 से रिएक्शन करता है, अब बन जाता है समझिए लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट है, चाहे इसी को हम लोग बोलते हैं सर लाइम स्टोन, क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, और वाटर रिलीज करते हैं। वही बात बोला है कि अगर सिलेक्ट लाइम है, ठीक है, सिलेक्ट लाइम को सर व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, हाँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर एक थिन लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और वही कैल्शियम कार्बोनेट जो है 2 से, देखो बोलते ना कि 2 से 3 दिन, याद रखना 2 से 3 दिन लगता है, 2 से 3 डेज, 2 से 3 दिन में वो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, और सॉरी 2 से 3 दिन में वो चमकना स्टार्ट होता है, मतलब शाइनी करना स्टार्ट करता है, शाइनी करना स्टार्ट करता है, ये शाइनी देता है, याद रखना 2 से 3 दिन में वो व्हाइट वॉशिंग जो था, सिलेक्ट लाइन जो था, ये सिलेक्ट लाइन ये शाइनी करना स्टार्ट हो जाता है, और यही बात है। और याद रखना कि फॉर मार्बल, मार्बल का भी फार्मूला यही होता है, लाइमस्टोन का फार्मूला यही होता है, कैल्शियम
लाइमस्टोन का फार्मूला देखो, लाइमस्टोन है, इसका फार्मूला यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का फार्मूला मार्बल भी होता है। तो मार्बल का फार्मूला तो समझ गया, जो घर में मार्बल लगाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चलो। और है बर्निंग ऑफ कोल, अगर कोयला भी अगर तुम जला दे रहे हो, ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है ये भी तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है, H2+O2 मिलकर वाटर बन जाता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को चलाना, नेचुरल गैस का मतलब आ गया, मतलब कार्बन आ गया। कार्बन अगर कभी भी बर्न होता है तो CO2 बन जाता है, तो ये भी समझो क्या है, एक नेचुरल गैस है। हम ना खाना खाते हैं, खाना से एनर्जी निकलना है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन ये भी केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन का तुमको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस का उल्टा होता है, फोटोसिंथेसिस का उल्टा होता है, याद रखना। फोटोसिंथेसिस में इधर था CO2, इधर था H2 इधर था, बस यहाँ 12 था, इधर मिलके ये बना था। अब क्या है कि जो भी तुम खाया, तुम खाते हो कहीं ना कहीं ग्लूकोज, कहीं ना कहीं तुम ग्लूकोज खाते हो, ठीक ना। तो वो ग्लूकोज तुम खाया मतलब खाना खाना कहीं ना कहीं से भी तुम सोर्स से खाना लो, लेते तो ग्लूकोज ही ना। हाँ बोलेंगे हाँ सर ग्लूकोज खाएं, C6H12O6 खाएं, उसके बाद एयर गया मतलब ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जैसे आता है इस खाना को ना मतलब तोड़ देता है, एनर्जी तोड़ता है, इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड से, खाना से एनर्जी निकलना, इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यहाँ से तुम फिर CO2 निकलता है, वही CO2 प्लांट ले लेता है और वाटर निकलता है, समझा, और एनर्जी निकलता है, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, ठीक ना। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस का उल्टा लिख दोगे केमिकल इक्वेशन, समझा, तो वही बन जाएगा रेस्पिरेशन। आ गया बस। अब ये पहला वाला में उतना ही था, तो पहला वाला में तुम देखा, मोटा मोटी तुम देख लिया क्या क्या पढ़ना है। ना NCERT बस आपको पता ना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। यहाँ मैग्नीशियम रिबन वाला इधर नहीं दिया था, वो पहले दे दिया था, ऊपर हम बता दी तो पिक्चर में, वहाँ से ही खेल आ गया पूरा। मैग्नीशियम रिबन, क्विक लाइम वाला पढ़ लिए, सीमेंट वाला पहला आप देख लिए, मैग्नीशियम रिबन पढ़ना है आपको NCERT में। दूसरा अगर आप देखे हैं तो आपको क्विक लाइम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्विक लाइम पढ़ना है। तीसरा अगर देखे हैं तो बर्निंग ऑफ कोल पढ़ना है, बर्निंग ऑफ कोल बोले, नेचुरल गैस बोलो, ये सब बोल सकता है। चौथा अगर देखोगे रेस्पिरेशन जो है, ये भी समझो कम्बिनेशन रिएक्शन है, रेस्पिरेशन हो गया। पानी का जो फॉर्मेशन होता है मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस अगर बोलेंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सिंपल भाषा में बोले तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो टूटना होता है, वो तो डिकम्पोजिशन है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन, ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन है। चलो अब दूसरा पर हम आ रहे हैं, दूसरा का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले आपको ये एक है पढ़ना है, अब वो जो पढ़ना है वो देखिए आपको इधर ही पढ़ा दिया। बोले ना NCERT बोलता सब बात है, बस इधर उधर कर देता है, यही चीज़ से इधर बनता है, यही इसको उल्टा कर दो तो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन। इसलिए मैं आपको NCERT टीचर बोलता है NCERT पढ़ो, पर तुम्हें पता नहीं NCERT क्या पढ़ना है, क्योंकि सब तो क्या तुम स्लाइड से पढ़े हो, तो हम NCERT को तुमको एक सीक्वेंस वे में कर दे रहे हैं, तुम्हें पता है कि हाँ कौन कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर दिया। तो डिकम्पोजिशन वो कम्बिनेशन में देता है, बस उसी को उल्टा कर देना। तो कम्बिनेशन में हम पढ़ते सर मार्बल बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, समझा। इसको जब हीट करते हैं, हाँ हीट करते हैं सर, तब एकदम शुरू में बन जाता है क्विक लाइम, क्या बन जाता है, क्विक लाइम, अरे वो लिखाओ ना यार, हाँ क्विक लाइम। और क्या बनता है सर, CO2 गैस बनता है। ये पहला आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरा अगर डिकम्पोजिशन इसमें बात करना कि इसमें जो होता है यही क्या बनाने में यूज किया जाता है, क्या बनाने में, वाइट सीमेंट, क्या बस सिंपल में बोले सीमेंट बोलो, वाइट क्या बोलो, सीमेंट बोल दो, सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है। क्विक लाइम जो है सर ये सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है, सीमेंट। चलो अब आ रहे हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो होता है, ठीक है, इसका कैसा कलर होता है, पेल ग्रीन बोल सकते हैं, लेकिन चलिए ग्रीन भी बोल सकता है, ऐसा असली में इसका पेल ग्रीन, PALE, ठीक है ना, पेल ग्रीन हो गया। अगर ये फेरस ऐसे ग्रीन बोल सकते हो, ठीक है ना, तो पेल ग्रीन मतलब फेरस सल्फेट। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे, इसको समय सुधारना पड़ेगा, ये बहुत गड़बड़ हो जा रहा है इसमें, ऐसे हो जाता है, हटाओ भाई हटाओ, ऐसे हो जाता है, ठीक ना। जैसे इसको हीट किया, ठीक है ना, इसको हीट किया क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, बस याद रखना, यही लिख देते हैं FeSO4 है सर, हाँ। जिसको जैसे हीट करते हैं Fe2O3 बन जाता है, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, याद रखना फेरिक ऑक्साइड। और S है तो दो सफोकेटिंग गैस निकलता है, SO2 और SO3 निकलता है। और इसके बारे में बस तुम्हें पढ़ लेना है। यहाँ पे देखो ध्यान देना कि ऐसे तो इसका जनरल फॉर्मूला FeSO4 7H2 होता है, FeSO4 7H2 होता है, लेकिन इसमें से क्या होता है, हम लोग पानी को हटा देते हैं। अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, FeSO4 7H2 होता है, 7H2O, लेकिन उसको हीट कर कर उसको हम लोग FeSO4 बना देते हैं। और FeSO4 को जब हीट करते हैं तो Fe2O3 बनता है, और दो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जो दो गैस बनता है, अरे यार क्यों ऐसे हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनता है,
हटाओ, ऐसे कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनता है ये कैसा गैस होता है? इसमें तो लग रहा है नहीं दिया है, दिया हुआ कहीं पर, याद रखना सफोकेटिंग गैस होता है। कैसा होता है? सफोकेटिंग गैस, मतलब स्मेल उसका बेस्ट नहीं होता, ठीक ना, सफोकेटिंग गैस होता है, ठीक है ना। और फेरिक ऑक्साइड जो होता है सॉलिड है, और ये दोनों तो गैस है। कैसा गैस है? सफोकेटिंग गैस है। कहीं नहीं दिया है, हाँ ठीक है। ये तो हम बताए थे लाइमस्टोन वाला, वही समझो, इधर कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया, बस उसको हम ऊपर बताएं, इसको ये नीचे दे दिया है। ये कैसा है? थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट से टूटता है, ठीक ना। अब हम आ रहे हैं, दूसरा है, देखो ये दूसरा वाला में ऐसे सिर्फ दे दिया है, तुमको यहाँ पे इससे समझना है, वो है ना कि इससे एक्टिविटी सेंसिटिव तो बोलता सब आता है, पर एक्टिविटी में दे देता है। यहाँ पे लीड नाइट्रेट है, क्या सर? लीड नाइट्रेट है, कहाँ देखते हैं, हाँ ध्यान देना जी। देख रहा लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट को हम लोग क्या लिखते हैं सर? पीबी, इसको सुधारना पड़ेगा कुछ, PbNO3 का होल 2, ठीक है ना। इसको जैसे हीट किए, देख रहा है हीट किया हुआ है, हाँ हीट किया हुआ है, तो हीट का सिंबल ऐसा ट्रायंगल होता है। हीट किए क्या बन जाता है? PbO बन जाता है येलो कलर का, ठीक है ना। और NO2 बन जाता है। NO2 के बारे में है, ये NO2 ब्राउन फ्यूम्स होता है। क्या होता है सर? ब्राउन फ्यूम्स है, तो याद रखना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2 हो गया, वो ब्राउन फ्यूम्स है। क्या है? NO2 क्या है? ब्राउन फ्यूम्स है, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है ना। चलो फिर याद रखना, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है जो हमें बताए। PbNO3 है, उसको हीट किए, लीड नाइट्रेट बन गया, एंड PbN मतलब 4NO2 बन गया। ये बैलेंस कर दिया, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो PbNO3 का होल 2, PbO बनता है, NO2 बनता है, O2 बनता है, बैलेंस तुम कर देना, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, वो क्या था? हीट से होता था। हीट वाले को हम लोग थर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल। अब इलेक्ट्रिसिटी से होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल में तुम्हें क्या याद रखना है कि ये पूरा सेटअप है, जिसको पूरा जो सेटअप बना, इसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक ना। जिसमें क्या होता है, कैथोड पर अगर हम लोग बात करें तो कैथोड का मतलब होता है क्या? समझो क्या होता है, ध्यान देना। कैथोड का मतलब होता है निगेटिव, याद रखना निगेटिव। और एनोड का मतलब होता है, एनोड का अगर बात करें तो एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। समझना, अब इसको ध्यान से थोड़ा समझाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड समझो है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। जैसे मानो तुम एक बाल्टी ले रहा, बाल्टी में तुम पानी भर दिया, तो जब पानी भर दिया तो पानी तो इलेक्ट्रिसिटी अभी कंडक्ट नहीं करेगा, तो उसमें फिर तुम 2 लोहा लगा दो, ठीक है सर। 2 लोहा लगा दिए और उसको तुम बैटरी से कनेक्ट कर दो, उसमें क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जैसे तुम बैटरी से कनेक्ट किया तो वो 2 लोहा था, वो 2 लोहा का नाम हो गया, क्या नाम हो गया? वो दोनों लोहा का नाम हो गया सर इलेक्ट्रोड। क्या नाम हो गया? इलेक्ट्रोड, याद रखना इलेक्ट्रोड हो गया। और जो पानी नाम रखा था, जो पानी तुम उसमें मतलब बकेट में जो तुम पानी रखे हो ना, उस पानी का नाम हो गया इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझ आया? देखो एक बार क्लियर देखो, समझाते हैं यहाँ पिक्चर के थ्रू। देखो देखिए सर, ये है मानिए बाल्टी, ठीक है। इसके अंदर हम ऐसे पानी डाल दिए, हाँ। इसमें फिर हम 2 लोहा डाल दिए, ठीक है। एक वैसे करके बैटरी से जोड़ दिए, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। जो छोटा वाला रहता है वो माइनस होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये बात पता है। छोटा वाला माइनस होता है, सबको पता है। तो जो पॉजिटिव वाला आया, समझा, तो ये दोनों लोहा जो है ना, अभी दोनों लोहा बन गया सर इलेक्ट्रोड। क्या बन गया? इलेक्ट्रोड। दोनों लोहा बन गया इलेक्ट्रोड। और जो तुम पानी डाला था ना, पानी, वो पानी बन गया इलेक्ट्रोलाइट। क्या बन गया? इलेक्ट्रोलाइट, LYT, याद रखना। पानी इज बिकमिंग इलेक्ट्रोलाइट, और लोहा जो तुम दोनों रड डाला, डेट इज बिकमिंग इलेक्ट्रोड बन गया। अब क्या है कि वैसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के प्लस से जुटा हुआ है, उसी का नाम होता है, उसी इलेक्ट्रोड का नाम हो जाता है एनोड। क्या नाम हो जाता है? एनोड। अब वैसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के माइनस से जुटा हुआ है, उसी का नाम हो जाता है कैथोड। क्या नाम हो जाता है? कैथोड। समझा? हाँ। अब याद रखना, यहाँ चलता है सी को सी से प्यार है, ए को ए से प्यार है। अब प्यार तो हमेशा अनलाइक टर्म में होता है, प्लस माइनस में। तो एनोड मेरा सर प्लस हो गया, एनोड मेरा ये हो गया एनोड मेरा प्लस हो गया। तो एनोड को किससे होगा सर? आयंस होगा। आयंस मतलब एनायंस। तो एनायंस मेरा पक्का निगेटिव होगा, तब ना सब पॉजिटिव निगेटिव में समझिए अट्रैक्शन हो गया। उसी तरह कैथोड मेरा अगर बात करें सर, तो कैथोड मेरा हो गया निगेटिव। तो निगेटिव अगर है तो इसको तो अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव से। अब पॉजिटिव है तो तुम सी है तो सी एस होगा। सी में क्या होता है? आयंस में, तो कैटायंस। क्या होता है?
कैटायंस। तो कैटायंस यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये बात क्लियर है, वही सब चीज़ यहाँ लिखा है, बस तुम यहाँ बस क्लियर देखते जाओ। हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को तुम क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन को लिख सकते हो सर एच प्लस। एच प्लस है मतलब ये कैटायंस है, क्या है, कैटायंस है। कैटायंस मतलब होता है पॉजिटिव आयंस। तो सी है तो इसको अट्रैक्शन होगा सी से, क्योंकि भाई सी सी होता है, तो समझो यहाँ पे सी और सी आ गया। तो बस याद रखना हाइड्रोजन है ये कहाँ चल जाएगा सर, तो कैथोड पास चल जाएगा, कैथोड पास, कैथोड पास। और ऑक्सीजन हो गया सर, इस ऑक्सीजन को हम लोग इसे लिखते हैं ओ टू माइनस, टू माइनस है, माइनस का मतलब ये हो गया सर एनायंस हो गया, एनायंस है, एनायंस मतलब माइनस, ए है तो एस होगा, तो एनोड मतलब पॉजिटिव, ये कहाँ जाएगा, ए के पास जाएगा बस। और इसमें आपको रेशियो पूछता है कि इस रेशियो में हम लोग हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन हम एक रेशियो में लेते हैं, ऑक्सीजन हम 2 रेशियो में लेते हैं। लेकिन अगर इसी को बाई मास बोल दिया, बाई मास बताइए, बाई मास में आपको 1:8 लिखना है, याद रखिएगा। बाई मास में 1:8 लिखना है, लेकिन बाई नंबर बोल दे तो 1:2 है। बहुत बार क्या करता है, इसको उल्टा दे देता है, ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन लिख देगा, तो यही बात है, उल्टा रेशियो आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। बाई मास में भी अगर उल्टा दे दिया, बाई मास में भी अगर उल्टा दे दिया, लेकिन वो लिखेगा बाई मास, बाई मास में उल्टा दे दिया, ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन बताइए, तो ये क्या हो गया, 8:1 आ जाएगा। ये हटो नहीं यार, 8:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8:8, तेरी किसको सुधारना ही पड़ेगा, किससे कहा जा रहा है, 8:, अगर ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन दे दिया तो इसका क्या हो गया, 8:1 हो गया, ठीक ना। चलो ये बात क्लियर है, वही सब चीज़ आपको ये पूरा एक्टिविटी में दिया हुआ है, जो जिसको आपको उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो वो मेन बात था वो पूरा आपका एक्टिविटी का बता दिए, यही सब एक्टिविटी बताया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर अगर यही हो गया, देखो मोहित टूटता है, डिकम्पोजिशन होता है 3 तरह से। पहला हो गया थर्मल के कारण, और डिकम्पोजिशन का मतलब तुमको समझा दिए, कम्बिनेशन का उल्टा होता है। तो कम्बिनेशन में तुम समझ गया कि 1 हो गया सर, 2 हो गया सर, 3 हो गया, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ मिलकर 1 बनता है। और इसका उल्टा है सर, मतलब एक जो है किसी कारणवश, चाहे वो हीट से, चाहे वो लाइट से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा में टूट जाता है। मतलब वहाँ एक अगर ढेर सारा में टूट रहा है तो वो हो गया डिकम्पोजिशन, और अगर एक सॉरी ढेर सारा मिलकर अगर एक बन रहा है तो वो हो गया कम्बिनेशन। चलो अब यहाँ पर टूटने का बात था तो हम हीट के कारण देख लिए थे। हीट में तुमको एनसीईआरटी दिखा दिए, सबसे पहले था लाइमस्टोन मार्बल वाला, दूसरा था फेरस सल्फेट वाला, तीसरा था लीड नाइट्रेट वाला, और इलेक्ट्रिसिटी में तुमको बता दिए कहाँ से वाला आता है, वही वाटर का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है कैथोड एनोड में। मतलब हाइड्रोजन जाता है कहाँ है, हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा जाएगा, हो गया कैटायंस आ जाएगा कैथोड पास, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा सर एनोड पास। चलो अब हम यही बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जहाँ से आता है जाए सवाल, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं सर लाइट के कारण, लाइट वालों को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक, क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक बोलते हैं। फोटोलाइटिक में क्या है, बस तुमको ये एक्टिविटी में जो दिया है, इस बात हमको सिंपल में समझा देते हैं कि देखो AgCl अगर तुम लो, AgCl अगर लोगे, अगर ये जैसे AgCl है, ये AgCl यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर AgCl रखा हुआ है, जैसे इस पर सनलाइट आता है ये टूट जाता है, Ag और Cl2, Ag और Cl2 बस तुम ये समझ याद रखना। अगर AgCl है सर, अगर इस पर सनलाइट पड़ेगा सर ये टूट जाएगा सर Ag प्लस Cl2 में। तब जस्ट यही चीज़ होता है AgBr में, अगर AgBr है तो इसमें सनलाइट पड़ा, मतलब सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड में, ये भी टूट जाता है Ag प्लस Br2 में। बस सिंपल रखो, इसमें तुमको क्या क्या बात है जो दिया हुआ है, क्या क्या यूज बात तुमको याद रखना है। पहली बात तो याद रखना है कि डिकम्पोजिशन हमेशा इंडोथर्मिक होता है, डिकम्पोजिशन इंडोथर्मिक होता है। जैसे तुमको पता चल गया कि कम्बिनेशन हमको मास्टर पढ़ाया, कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होता है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एक्सो है एक्जोथर्मिक। और डिकम्पोजिशन क्या हो गया, डी से डिकम्पोजिशन इंडोथर्मिक है। बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ, समझाओ। हाँ सर समझ गए सर। कम्बिनेशन का अगर बात करेंगे तो कम्बिनेशन है सर एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, ठीक है ना। अगर हम डिकम्पोजिशन का बात करते हैं सर, डिकम्पोजिशन का बात करते हैं, डिकम्पोजिशन का बात करते हैं, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन तो ये होता है इंडोथर्मिक, याद रखना। कम्बिनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक और डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक। चलिए, और ये बात तो पहली बात क्लियर हो गया। दूसरा बात हो गया सर, यहाँ पर ये बोल रहा है सर कि अगर AgCl है, AgCl है, ठीक है, उसमें अगर सनलाइट पड़ेगा टूट जाता है Ag प्लस Cl2 में। अगर AgBr है, ठीक है, तो भी टूट जाता है Ag और Br2 में। कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सर, इसको यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तुम्हारे पापा के टाइम में अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी चलता था तो उसमें AgCl AgBr ही यूज किया जाता है, ठीक ना। और दूसरा बात है, इसको हम लोग रखते कहाँ है सर, तो इसको हम लोग रखते हैं, वो दिया है इसमें, रुक जाओ, हाँ कहाँ दिया, कहाँ दिया, कहाँ दिया, कहाँ दिया, कहाँ दिया,
नहीं दिया है, लेकिन चलो इसमें तो नहीं दी से दिया होगा, दिया तो होगा जरूर कहीं पे, समझो एनसीईआरटी में कहीं मेन जगह कर दिया होगा। हाँ, दूसरा बात तुमको याद रखना है इसमें क्या, सिल्वर क्लोराइड जो है वो समझो पहले जो कलर रहता है ग्रे कलर का हो जाता है, समझो रिएक्शन करने के बाद, मतलब यहाँ से समझो ये ग्रे कलर का हो गया, एजी किस कलर का हो जाता है सर, ग्रे कलर का हो जाता है, कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का, ये याद रखना। दूसरा बात, तीसरा बात अगर हम लोग बात करें, यही हो गया कि इसको सनलाइट से दूर रखते हैं, ठीक ना, हम इसमें एनसीईआरटी में देख रहे हैं कहाँ दिया है, दिख नहीं रहा एनसीईआरटी में इस बार, लेकिन जरूर दिया होगा कहीं। देखते हैं एनसीईआरटी में कहाँ दिया, ठीक है चलो। अब तीसरा बात है, नहीं उतना दिया तो हम बता देते हैं इसको, ठीक ना, इसको है ना हम लोग सनलाइट से दूर रखते हैं, सनलाइट से दूर रखते हैं, दूर रख के कहाँ रखते हैं सर, ब्लैक कलर के बोतल में स्टोर करके रखते हैं, ब्लैक कलर का बोतल में स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करके रखते हैं सब ब्लैक कलर का बोतल में, इसलिए स्टोर करके रखते हैं क्योंकि देखो अगर ब्लैक कलर का बोतल में अगर नहीं स्टोर करेंगे तो सनलाइट पड़ेगा तो ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यही होता है कि जो मजबूत वाला है कमजोर वाला को हटाकर उसका संपत्ति हड़प लेता है, बस हम इसको यही सिंपल भाषा में बोलते हैं, जो मजबूत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो कमजोर वालों को हटाकर उसका संपत्ति हड़प लेना, वही हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट लाइक तुमको समझा रहा है कि मानो तुम है तुम्हारा दोस्त है, ठीक है ना, तुम अपना दोस्त से अगर मजबूत हो, तुम अगर समझो उसको पटक कर अगर तुम उसका घर को हड़प ले रहा है तो समझो यही हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि कम मजबूत वाला कमजोर को, सिर्फ मजाक के पर्पज से बोले थे, मजबूत वाला जो रहता है वो कमजोर को, मजबूत वाला जो रहता है वो कमजोर का घर को हड़प लेता है, इसी को डिकम्पोजिशन बोलते हैं, बस यही तुमको याद रखना। इसमें तुमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, सॉरी, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, थोड़ा गलती हो गया, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग वाला है सर, जो कमजोर है सर, वीक है, और जो समझिए उसका घर है, तो स्ट्रॉन्ग वाला आया, वीक को बोला कि चलो हटो तुम कमजोर है, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा घर हड़प सकते हैं, वीक को हटाकर उसका घर को हड़प लिया और वीक को समझो अलग कर दिया, बस यही हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज रहता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज तुमको याद रखना है, ठीक ना, इसमें कहाँ दिया, नहीं दिया है लेकिन चलो क्योंकि एनसीईआरटी दिया है भाई, इसमें तुमको एक रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है क्या, कैटरीना, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाइड्रोजन आ गया, और उसके बाद हम याद किए सबसे महंगा कौन होता है, सोना, गोल्ड, उससे सस्ता सिल्वर, उससे सस्ता मरकरी, उससे सस्ता कॉपर, यही हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, या फिर नीचे से सोना, चांदी, क्या बोलते हैं, एच मतलब मरकरी और कॉपर की रिएक्टिविटी से याद रखिएगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाते हैं, जैसे जिंक है रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट का, याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का हमेशा कैसा कलर होता है सब, ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट इज ऑलवेज ब्लू इन कलर। जैसे रिएक्शन होता है यहाँ से कॉपर को हटा दिया, जिंक यहाँ पे ZnSO4 बना दिया, कॉपर हटा दिया, बस समझिए जिंक हो गया मजबूत आदमी, कॉपर हो गया कमजोर आदमी, कॉपर का एक घर हो गया, जिंक इज स्ट्रॉन्ग आदमी, कॉपर इज वीक आदमी, कॉपर सल्फेट जो SO4 है समझो उसका घर हो गया, आया बोला अरे तू तो कमजोर है, यहाँ से इसको हटाया, इसका घर को हड़प लिया तो Sg बन गया, समझो W बन गया, वही बना, आया कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और इसका घर को हड़प लिया, ZnSO4 कर लिया, बस यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपको याद रखना है Fe हो गया कॉपर सल्फेट हो गया, FeSO4 कर दिया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, जिंक आया वो भी ये काम किया, प्लीड आया वो भी यही काम किया, बस यही चीज आपको याद रखना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको मेन बात याद क्या रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये बात क्लियर रखना है। दूसरा बात है सर इसको सबसे आसान इसको पहचानने का तरीका है, रिएक्टेंट साइड हमेशा कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस, उसका कोई कलर ही नहीं होता, याद रखना, रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज कलरलेस, दोनों कलरलेस, हम तो यही समझते हैं कलरलेस येलो, कलरलेस व्हाइट, खत्म, मतलब हमेशा रिएक्टेंट साइड कलरलेस होगा, तो कलरलेस येलो बने, चाहे कलरलेस व्हाइट बने, चाहे कलरलेस हो गया, कलरलेस चाहे क्या बोले व्हाइट बने, कलरलेस अगर येलो बन रहा है, कलरलेस अगर व्हाइट बन रहा है, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो भी बात समझ रहा है कि
रिएक्टेंट तरफ हमेशा कलरलेस होता है, रिएक्टेंट तरफ कोई कलर नहीं होता। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई प्रिसिपिटेशन बोलते थे, इससे तुमको पता चल गया कि सोडियम सल्फेट का कलर कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। बेरियम क्लोराइड का कलर कलरलेस हो, कलर नहीं है। अब बेरियम सल्फेट बन गया, या कैसा कलर का बन गया सर? व्हाइट कलर का बन गया। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमेशा एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एटम का एक्सचेंज नहीं होता। मानो तुमको एग्जाम में पूछ दिया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ एटम्स होता है, एटम्स का एक्सचेंज होता है, एकदम काट देना, कभी एक्सचेंज ऑफ एटम्स नहीं होता। असली में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, ये एकदम सही है, ठीक ना। एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जैसे एनसीईआरटी लिख दिया। उसके बाद अगर बात करें तो एक और है, जैसे एक ये हो गया, दूसरा कहाँ दिया था ये दिया, देखो एक्टिविटी में दिया। बोले ना कि देता सब है, बस एक्टिविटी में घुसा दी, इसलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तुम्हें पता ना चाहिए कौन कहाँ दिया। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ सर? जैसे बोरा सर की ये लीड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड से करेंगे, तो इसका भी कलरलेस है सर, ये भी कलरलेस है। और ये सब दोनों रिएक्शन करके बन जाएगा येलो, बन जाएगा येलो, जो हम बताएं ये वाला, ठीक ना। तो बस इसमें दो ही तुमको रिएक्शन याद रखना है, कलरलेस कलरलेस व्हाइट, कलरलेस कलरलेस येलो, डबल डिस्प्लेसमेंट खत्म। एक चीज और याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रिसिपिटेशन। एक चीज और याद रखना कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, बस। तो तीन बात, एक्सचेंज ऑफ आयंस, प्रिसिपिटेशन, कलरलेस कलरलेस व्हाइट, कलरलेस कलरलेस येलो, और बस एक एक्टिविटी देख लेना। एक्टिविटी में तो सब लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सबसे मेन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब हम पहले आपको थोड़ा समझाया था, उसका एनसीईआरटी से मिलवा देते हैं। देखना ध्यान से समझना इसको। अगर ऑक्सीडेशन का बात कर रहे हैं, एक होता है सर ऑक्सीडेशन, हाँ बोलेंगे हाँ। एक होता है सर रिडक्शन, क्या होता है सर? रिडक्शन, रिडक्शन बोलेंगे हाँ सर, ठीक है। ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीडेशन, हाँ, अर्थात ओस ऑक्सीडेशन है तो ओस ऑक्सीजन होता है, हाँ। तो ऑक्सीडेशन है मतलब यहाँ ऑक्सीजन आया, तो जब ओ है तब मतलब ओ आएगा। ओ से ऑक्सीडेशन मतलब गेन किया, गेन किया। क्या गेन किया सर? ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, नाम से क्लियर है। ओ ऑक्सीडेशन, ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आया है तो माइनस आया है, समझो ऑक्सीजन, तो माइनस आया है, माइनस आया है तो प्लस जाएगा ना, हाँ। तो प्लस में क्या जाएगा? लॉस होगा। तो लॉस किसका होगा? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। तो कोई तुमसे पूछा व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो बोलो गेन ऑफ ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसी को उल्टा कर दो, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगा, क्यों जाएगा सर? क्योंकि आर है, यहाँ ओ कहाँ है? जब ओ है ही नहीं तो वो चल ही नहीं जाएगा, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ क्या होगा? तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। ये बात क्लियर रखना। अब चलो इसमें आते हैं, तो यही बात लिख रहा है। देखो अब इसको सिंपल देखो, एनसीईआरटी बहुत आसान दिया है। बस एनसीईआरटी क्या लिखेगा ना? कॉपर बर्न्स, बस देखो कहानी खत्म, बस यही पेपर में दे देगा। कॉपर बर्न्स, कॉपर को जलाते हैं तो क्या क्या होता है? अरे सब जानता है। कॉपर का तार लिया है ना, घर में तो आता है, हाँ आता है सर, बिजली उजली में देखते हैं। कॉपर को जला दो, कॉपर जलेगा तो ऑक्सीजन में न जलेगा, हाँ। तो तुम देखो ओ आया है मतलब ओ ऐड हुआ है, जब ओ ऐड हुआ है मतलब ऑक्सीडेशन। तो कॉपर बर्न्स जो कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ कॉपर, वो ऑक्सीडेशन है, याद रखना। बर्निंग ऑफ कॉपर ऑक्सीडेशन होता है। ये क्या है? कॉपर बर्न्स बोले चाहे बर्निंग ऑफ ऑक्सीडेशन, बर्निंग ऑफ, देखो कॉपर बर्न्स बोलो चाहे बर्निंग ऑफ कॉपर बोलो, वो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर को अगर जला रहे हैं, सिंपल Cu+O2 जलाएंगे सर, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। हम बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन बताओ, तो कॉपर ऑक्साइड बना ना, हाँ, उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दो, हाँ, तो फिर से मिल जाएगा कॉपर। बस समझो हम कॉपर लेके आए, ठीक ना, जैसे समझो यही मेरा कॉपर है, बोलेगा कॉपर है, इसको जला दो, जल गया। ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्योंकि जला है तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन में तो कोई चीज जलता है, हाँ। अब हम बोलेंगे ये तो मेरा कॉपर चलेगा, हमको ये वापस कॉपर ला के दो, तो कैसे आएगा? हाइड्रोजन से इसमें रिएक्शन कराओ, लो वापस भी कॉपर आ गया, कॉपर आ गया। चलो ठीक है। हम बोलते हैं कॉपर को हम अगर जलाते हैं तो कैसा कलर बनता है? सब जानता है, तार को जलाने पे ब्लैक कलर का हो जाता है। तो कॉपर अगर बर्न्स कर रहे हैं तो ब्लैक कलर का बनता है कॉपर ऑक्साइड। अगर ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है, अगर उसमें हाइड्रोजन को कैसे भी हम ऐड कर दे, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर अगर कर रहे हैं तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अब अगर रिडक्शन ऑफ कॉपर कर रहे हैं तो कॉपर मिल रहा है। एग्जाम में यहाँ बहुत हम इतना देखो बार बार बोले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जानता तुमको कैसे सवाल देगा? हाउ टू गेट कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। एक ब्लैक कलर का कॉपर है, उससे कॉपर कैसे करेंगे? तो तुम सिंपल आंसर लिखेगा रिडक्शन से करेंगे। रिडक्शन से हमको कॉपर मिलता है और ऑक्सीडेशन से कॉपर का तार ब्लैक कलर का जल जाता है। बस ये कॉपर का तार अगर ब्लैक हो जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और तुमको प्योर कॉपर मिल जा रहा है मतलब रिडक्शन हुआ है। ये बात समझना है,
ठीक है। और अगर ये दोनों एक साथ हो रहा है, जैसे कॉपर में देखो दोनों एक साथ हो रहा था, तो इसी का बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रटना नहीं है, एकदम नाम से क्लियर है। RED रेड, रेड का मतलब आर से आ रहा है, तो रिडक्शन हो गया, ये हो गया रिडक्शन बोलेंगे, हाँ सर। OX, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, हाँ। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गया। चलो अब क्या है, उसी तरह यहाँ जिंक का है कि कॉपर, देखो जिंक भी ZnO है, ठीक है ना। उसमें भी जब कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं CO से, तो ये क्या बनता है, जिंक बनता है। तो ये समझो क्या हो गया, ये भी हमारा ऑक्सीडाइज रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। बस यहीं तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया। और बस इस छोटा सा देखो लास्ट में एक्टिविटी में वही 1.1 वाला है, वो तुमको रिकॉल करवा रहा है NCERT कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं, मतलब मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाइट डेजलिंग लाइट बनता है सर, हाँ। वही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वही वाइट डेजलिंग लाइट होता है। बस यही सब चीज़ पता है। तो वहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो मैग्नीशियम रिबन जो था, तो सबसे पहले पढ़े थे कॉम्बिनेशन, वो भी ऑक्सीडाइज हुआ था। तो अब पूछेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका चैप्टर, पहला चैप्टर बिल्कुल NCERT का लाइन बाय लाइन हमने आपको क्लियर कर दिया क्या आपको पढ़ना है और कहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो मतलब दूसरे NCERT के सीरीज में, बिल्कुल लाइन से आपको सब मिल जाएगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद। सर की वीडियो दिया भाई 50 मिनट।